नमस्कार साथियों, एनालाइजर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्रिया और क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज का इस वीडियो, आज की ये क्लास बेहद खास होने वाली है। हर एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, चाहे आप जिस एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम के लिए भी एक प्रश्न क्रिया से या क्रिया विशेषण से जरूर पूछा जाता है। सामान्य तौर पर एक प्रश्न क्रिया से और एक प्रश्न क्रिया विशेषण से जरूर पूछा जाता है। कई बार आप देखते हैं प्रश्नों में और पूछता है कि कौन सा सकर्मक क्रिया है, कौन सा अकर्मक क्रिया है, कौन सा संयुक्त क्रिया है, कौन सा धातु रूप है। इस तरीके के प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमको बहुत ही आसानी, मतलब बहुत ही आराम से चलना है। क्रिया, जिसको अंग्रेजी में आप वर्ब बोलते हैं। क्रिया का सामान्य सा मतलब होता है कि किसी भी कार्य का होना क्रिया कहलाता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये पढ़ाना मेरे लिए क्रिया है। मैं इसको इस तरीके से घुमा रहा हूं तो ये घुमाना मेरे लिए क्रिया है। जैसे मैं कोई भी कार्य, किसी भी प्रकार का कार्य, और दुनिया में व्यक्ति कुछ भी करे वह एक कार्य ही कर रहा है। इस चीज को ध्यान रखना है आपको। यहां पर किसी भी प्रकार से जो फिजिक्स होती है, भौतिकी जो होता है, फिजिक्स में कार्य की जो परिभाषा होती है, उस कार्य की परिभाषा पर नहीं जाना। आप कुछ भी, जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, जो कुछ, वो सभी कार्य हैं। इसका मतलब आप कह सकता हूं मैं कि चल रहा हूं तो चलना एक कार्य है। मैं खा रहा हूं तो खाना एक कार्य है। मैं कह सकता हूं कि मैं रो रहा हूं तो रोना भी एक कार्य है। मैं कह सकता हूं कि मैं सो रहा हूं तो सोना भी एक कार्य है। ठीक। कोई भी काम, कोई भी कार्य, कुछ भी जो आप करते हैं, हर चीज एक कार्य होता है। हिंदी भाषा के हिसाब से कुछ भी जो कुछ करते हैं वो कार्य होता है। यानी जब भी कोई शब्द, क्रिया हम किसे कहेंगे, कोई भी शब्द, जो शब्द किसी कार्य के होने के विषय में बात करता है, कार्य के होने के विषय में बात करे तो हम उसे क्या कहेंगे, उसे हम क्रिया कह देंगे। कोई भी शब्द आप सोच करके देखिए, चलना, खाना, पीना, सोना, रोना, इकट्ठा करना, फेंक देना, मारना, पीटना, मुक्का मारना, हर चीज एक कार्य है। चाहे आप सो रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, आपका शरीर काम कर रहा है, आपका दिमाग काम कर रहा है, कुछ भी कर रहे हैं आप, हिंदी की भाषा में सभी चीजों को हम कार्य ही बोलेंगे। ठीक। अब एक वाक्य मैं यहां पर लिखना शुरू करता हूं। जैसे मैं कहता हूं, मैं आम खा रहा हूं। इस वाक्य को मैंने लिखा कि मैं आम खा रहा हूं। अभी मैंने थोड़ा देर पहले आपको यही बताया कि कुछ भी चीज हो, कोई भी कार्य आप करते हैं, वहां पर हम उसको मानते हैं कि वह क्रिया है। जैसे यहां पर इस में हम देखें तो मैं कहूं खा जो शब्द है, यह खा शब्द जो है वह एक क्रिया का रूप है। दूसरा शब्द है जो कि आम है,
और एक शब्द जो कि मैं है। मैं कौन है? कर्ता का रूप है। कर्ता मतलब जो करने वाला है उसे हम कर्ता कहेंगे। तो आम खाने का काम कौन कर रहा है? तो मैं कर रहा हूं। यानी अगर आपको किसी भी वाक्य में कर्ता ढूंढना है, किसी भी वाक्य में आपसे पूछे कि कर्ता कौन है, कर्ता ढूंढना है, तो आप अपने मन में या उस वाक्य में एक सवाल करके देखिएगा। जैसे कौन आम खा रहा है, इस वाक्य को देखें, सॉरी मैं आम खा रहा हूं, इस वाक्य को देखें तो यहां पर एक सवाल करिएगा कि कौन आम खा रहा है। अगर इस सवाल का उत्तर आपको मिल जाता है, इसका मतलब उस वाक्य में कर्ता है। इसका मतलब इस वाक्य में कर्ता है। ठीक। अब आपसे पूछता हूं दूसरा सवाल। हमने कर्ता देख लिया, हमने क्रिया देख लिया, क्रिया खाना हुआ। अब अगर हमको देखना है कि किसी वाक्य में क्रिया है या नहीं है, तो हम एक दूसरा सवाल करेंगे और उस दूसरे सवाल से हमको उत्तर मिलेगा। और दूसरा सवाल है, अगर क्रिया को जानना है, क्रिया है या नहीं है, यह सवाल हमको जानना है, तो हमको क्या सवाल करना पड़ेगा? मैं क्या कर रहा हूं? मैं क्या कर रहा हूं, वह क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। क्या शब्द, अगर उस क्या का जवाब आपको मिलता है कि वह क्या कर रहा है, तो आप कहते हैं कि वह खा रहा है। ठीक। वह क्या कर रहा है तो आप कहते हैं वह खा रहा है। इसका मतलब क्रिया शब्द को ढूंढना है तो हमें यह सवाल करना चाहिए किसी वाक्य में कि क्या कर रहा है या क्या कर रहा हूं। यहां तक बातें मेरे ख्याल से क्लियर होगी, स्पष्ट होगी। ध्यान रखना, यही भूमिका है जो आगे पूरा शिखर तक लेके जाएगा क्रिया में। अगर इसको नहीं समझे तो लाइफ पूरा बिगड़ा लाला हो जाएगा, झिंगा लाला नहीं बचेगा। ठीक है, चल अब दूसरा देखते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि आम क्या है। तो आम यहां पर कर्म है। आम क्या है? यहां पर कर्म है। ठीक है, आम क्या है? यहां पर कर्म है। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो अभी बता। ये हो गया आपका कर्म। अब इसका उत्तर जानना है, तो इसका उत्तर क्या है? जैसे कर्म की खोज करनी है कि किसी वाक्य में कर्म है या नहीं है, तो हमें प्रश्न करना पड़ेगा कि मैं क्या खा रहा हूं। अगर ऐसा प्रश्न का उत्तर मुझे मिल जाता है कि उत्तर आ गया आम, इसका मतलब कर्म तो है। ठीक। अब ये दो शब्द जो हैं इसको हम बोलेंगे सहायक क्रिया। क्रिया नहीं है लेकिन क्रिया की सहायता करने के लिए है, इसीलिए हम इसको कहेंगे सहायक क्रिया। यहां तक बात तो समझ में आ ही गई होगी कि भाई जो वाक्य है उसको किस किस प्रकार से हम बांटते हैं। ठीक। अब क्रिया का जब हम उपयोग करते हैं तो हर काम, हर कोई वाक्य, जो कोई भी वाक्य आप सोच करके देखिए, हर वाक्य में आपको क्रिया मिलेगा। जैसे मैं यहां पर इस वाक्य को हटा करके छोटा एक दूसरा वाक्य लिखता हूं और लिखता हूं आम खा रहा हूं। एक तीसरा वाक्य लिखता हूं जिसमें मैं कहता हूं खा
रहा हूं। ये 3 वाक्य मैंने लिखे। पहला, मैं आम खा रहा हूं, दूसरा आम खा रहा हूं, तीसरा खा रहा हूं। जब किसी वाक्य में कर्ता होगा तो ऐसे वाक्य को हम बोलेंगे कर्ता प्रधान वाक्य। ठीक, क्योंकि उसमें कर्ता है और वही मेन होता है। लेकिन अगर आप इसके दूसरे ऑप्शन में देखें, यानी इसमें देखें, तो यहां पर देखते हैं कि आम, हमें कर्म तो मिल गया है, हमें कार्य भी मिल गया है, हमें सहायक क्रिया भी मिल गया है, यानी मतलब है कार्य मतलब क्रिया, और ये सहायक क्रिया भी मिल गया है। लेकिन मेरे दोस्त, इसमें कहीं पर भी कर्ता नहीं है। ठीक, अब अगले वाले में देखें, अगले वाले सेंटेंस में तो मैं देखता हूं कि यहां पर क्रिया मुझे मिल गया और साथ में सहायक क्रिया मुझे मिल गया, लेकिन यहां पर ना तो कर्ता है और ना ही कर्म है। अभी और भी कर्म को और भी चीजों से समझेंगे। इसका मतलब मैं इतने उदाहरण से आपको बस इतना ही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी क्रिया के इस्तेमाल के लिए हमें जरूरी नहीं कि कर्म हो, जरूरी नहीं कि कर्ता हो। यानी क्रिया का इस्तेमाल इस पूरे सार रूप में आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि क्रिया का उपयोग कर्ता और कर्म के बिना भी हो सकता है। ठीक, सार तौर पर क्या बोला मैंने कि क्रिया का उपयोग बिना कर्ता या बिना कर्म के भी हो सकता है, कि जैसा उपयोग मैंने यहां पर आपको करके दिखाया। अब यहां तक बात मेरे को समझ में आ गई, मतलब आपको समझ में आ गई। जैसे आपके ही नोट्स में लिखा होगा, जैसे पानी लाओ, पानी क्या है? कर्म है। लाओ मतलब लाना, मतलब क्या हुआ? क्रिया हुआ। वहां पर आप देखते हैं कि किसी प्रकार से कोई कर्ता का उपयोग नहीं किया, सहायक क्रिया का भी उपयोग नहीं किया गया। यानी क्रिया अपने आप में भी परिपूर्ण है किसी वाक्य में प्रयोग करने के लिए। उसके लिए जरूरी नहीं कि सहायक क्रिया या फिर कर्ता या फिर कर्म की आवश्यकता हो, बिना कर्म के भी किया जा सकता है। जैसे मैंने बोला लाओ, अगर रिमोट वहां पर है और आप ऐसे पकड़े हैं और मैं बोलता हूं लाओ, इसका मतलब भाषा क्या है? भाषा तो भाई जो चीज मैं कहना चाहता हूं, संप्रेषण क्या है? जो चीज मैं कहना चाहता हूं वो चीज आपको समझ में आ जाए, उसे मैं संप्रेषण कहूंगा। और भाषा क्या कहूंगा? संप्रेषण का ही एक माध्यम है। मेरे को आपको अपनी मन की बात बताने का कोई तरीका चाहिए, तो वो तरीका का ही एक माध्यम क्या है? भाषा। तो मैं अगर रिमोट आप पकड़े हैं और मैं बोलता हूं लाओ, इसका मतलब लाना क्या हुआ? क्रिया। लेकिन वहां पर कर्म भी नहीं है, तो क्रिया का इस्तेमाल स्वतंत्र रूप से भी किया जा सकता है। यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था या फिर कर रहा हूं। यहां तक अगर बात समझ में आ गई है तो हम अब क्रिया को देखते हैं कि क्रिया बनता कैसे। ठीक, ठीक, क्रिया कैसे बनता है? तो क्रिया देखिए दो तरीके से बनता है। एक तो क्रिया मुख्य क्रिया होती है। मुख्य क्रिया मतलब उसको आप कहेंगे मूल क्रिया, और इस मूल क्रिया में कुछ चीजें जोड़ दी जाए, यानी उसमें कुछ चीजें योग कर दी जाए, यानी हम इसे कहेंगे यौगिक क्रिया।
यौगिक मतलब समझ लीजिए योग से बना है यौगिक। ठीक, यौगिक का मतलब, योग का मतलब है जोड़ना। जैसे मैं कहता हूं, अगर मैं धातु की बात करूं, धातु का मतलब क्या है, जैसे मैं कहता हूं एकदम सामान्य सा समझिएगा, बहुत बेसिक सा, जो मेन कंटेंट है, जो मेन एसेंस है, उसे हम कहते हैं धातु। सोना जैसे है, सोना एक धातु है। ठीक, सोना, सोना का जो रेट है, मान लेता हूं ये रेट है 1 लाख रुपए तोला। अब 1 लाख रुपए तोला में आप 1 तोला का जो सोना है उसको किसी भी डिजाइन में बनाए, कुछ भी बनाए, आप कान का बनवाइए, आप नाक का बनवाइए, आप कहीं का बनवाइए, अंगूठी बनवाइए, इस तरीके से कड़ा बनवाइए। मेरे मित्र ने दिया था दोस्त, और उसने कहा था कि जब तक ये कड़ा तुम्हारे साथ रहेगा तब तक हमारी दोस्ती जो है कामयाब रहेगी। ये चांदनी चौक दिल्ली में गुरुद्वारा है, शीशगंज गुरुद्वारा, वहां से खरीद करके दिया था। फिर हमारी दोस्ती बीच में थोड़ी बिखरी, फिर जुड़ी, फिर बिखरी, लेकिन वर्तमान तक जब तक ये कड़ा मेरे पास है, सच में दोस्ती बरकरार है। तो उसकी बात सही होगी। तो कुछ भी बनवाएं आप सोना का, अगर मैं किसी को दिखाऊं, और मैं जो कि कुछ नहीं जानता, केवल जानता है एसेंस के बारे में, धातु के बारे में, मतलब कुछ भी, जैसे मैं उसमें मान लेता हूं आपने इसका सोने का एक कंगन बनवाया। ठीक, सोने का 1 तोले का एक कंगन बनवाया, और उस कंगन को मैं आपके सामने, आपने मेरे सामने ऐसे रख दिया सामने। अब आप पूछते हैं मेरे से कि सर ये बताइए ये क्या है, तो मैं एक जवाब देता हूं कि ये कंगन है। क्या मेरा जवाब सही है? सही है। दूसरा जवाब देता हूं कि ये सोना है, ये भी तो मेरा जवाब सही है। दोनों जवाब मेरे सही है। लेकिन मान लेते हैं उसका आप कंगन ना बनवा के कान का बनवा लीजिए, क्या बोलते हैं उसको, तरकी, जो भी बोलते हो, ईयर रिंग, मैं तरकी बोलता हूं, छत्तीसगढ़ी में तरकी बोलते, तरकी बना लीजिए, और आप मेरे सामने रखिए और बोले कि सर ये क्या है, मैं बोला तरकी, और फिर से दोबारा आपने पूछा तो मैं बोला ये सोना। तो चाहे उस सोना से आप कंगन बनवाओ, तरकी बनवाओ, उसका मूल धातु क्या है? मूल धातु सोना है। उसी प्रकार से यहां पर भी हम मूल धातु को समझना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं। समझाना यह चाहता हूं कि कोई भी क्रिया जो होगी वह अपनी एक मूल धातु से बनी रहेगी। जैसे आपका उदाहरण, परिभाषा दिया है, जिस मूल क्रिया, जिस मूल रूप से क्रिया को बनाया जाता है उसे धातु कहते हैं। यह क्रिया का ही एक रूप होता है, धातु को क्रिया का मूल रूप कहते हैं। मतलब कहना यह चाहते हो कि अब उस धातु को, जैसे मान लेता हूं एक शब्द मैंने कहा पढ़ना, इस पढ़ना शब्द को मैं छोटा और करूं क्या, जो कि पढ़ने का के बारे में डिनोट करेगा, तो हां मैं कह सकता हूं कि यह है शब्द पढ़। पढ़ भी बोलूंगा तो वही बात होगी, पढ़ना भी बोला तो वही बात होगी, हालांकि अलग अलग शब्दों में हो। तो इसका मतलब यह है कि जिस क्रिया को और छोटा नहीं किया जा सकता, तोड़ करके और छोटा नहीं किया जा सकता, उसे हम कहेंगे मूल क्रिया। ठीक, मूल धातु किसी पर आश्रित न होकर स्वतंत्र होती है, उसे मूल धातु कहते हैं। मतलब उस पर किसी की डिपेंडेंसी की आवश्यकता नहीं, उसे और छोटा नहीं कर सकते, वो अपने आप में परिपूर्ण है। जैसे मैं कहता हूं कि दूसरा बात क्या है, मैं स्वतंत्र होती है, उच्चारण के लिए स्वतंत्र होती है। ठीक, जैसे मैं कहता हूं खा, मैं कहता हूं गा, मैं कहता हूं पी, मैं कहता हूं रो। ठीक, तो क्या हो गया, मूल हो गया, जो एसेंस है मूल, इसको क्या बोलेंगे, धातु लिखिए, धातु। तो धातु के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं क्रियाएं, पहला तो मूल धातु और दूसरा होता है यौगिक धातु। लिख, ठीक, ऐसा हो।
अब दूसरे प्रकार का धातु यौगिक धातु, गहना बनवाना है। ठीक, जब सोने का आप बात कर रहा हूं तो सोने के बारे में बताता हूं थोड़ा। सोना जो सबसे शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का सोना होता है। ठीक, सबसे शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है, लेकिन 24 कैरेट के सोना में कोई गहना बनता नहीं है, क्योंकि वो एकदम मुलायम होता है, ऐसे तोड़ोगे तो टूट जाएगा। रबर जैसे तोड़ सकते हो वैसे उसको भी तोड़ सकते हो, वो टूट जाएगा। तो उसको बनाने के लिए क्या चाहिए, उसमें कुछ चीज मिलाना पड़ेगा। तांबा मिला दो, चांदी मिला दो, जो उसकी कठोरता को बढ़ा देगा, तो कठोर जैसे बन जाएगा, तो उसको गढ़ने में फिर आसानी होगी। तो कोई भी दुनिया में लोग जो सोने का आभूषण पहन के चल रहे हो 24 कैरेट का पहन के नहीं चल रहे, वो लोग उस सोने में कुछ ना कुछ एक अलग से मिला हुआ है। उसी प्रकार से जो मूल धातु है, तो मूल धातु तो है, मूल धातु जैसे वहां पर सोना है, लेकिन सोने का उपयोग, प्योर सोने का उपयोग तो नहीं हो रहा है गहना के लिए। उसी प्रकार से यहां पर भी प्योर जो मूल धातु है, क्रिया का मूल धातु, उसका उपयोग सामान्य तौर पर बहुत कम होता है। यहां पर जो होता है यौगिक धातु, योग यानी उस सोने में, उस मूल धातु में कुछ मिला दिया जाए तो उसे हम कहेंगे यौगिक धातु। लेकिन अगर मैं कहूं, जैसे मैं कहता हूं ना शब्द मैंने कहा, तो क्या ये ना शब्द आपको किसी क्रिया के होने का बोध करा रहा है? आपका उत्तर होगा नहीं सर, नहीं करा रहा। अभी और भी स्पष्ट करता हूं, पहले तो इसकी परिभाषा को लिख देता हूं। पहला बात तो ये स्वतंत्र नहीं होते, और दूसरा बात ये प्रत्यय से मिलकर बनते हैं, प्रत्यय से मिलकर। ठीक, स्वतंत्र नहीं होते और प्रत्यय से मिलकर बनते हैं। अब इसको भी समझाने की कोशिश करते हैं और समझने की भी कोशिश करते हैं। जैसे मैं कहता हूं खा एक शब्द है, खा एक शब्द है जो मूल धातु है, खाने के विषय में बता रहा है। अगर मैं इसके सामने ऐसे खा लिखा और मैं लिखा ना, तो भी आपको खाना के विषय में बात कर रहा है। जैसे इसको छोड़ दो, इसका और भी मीनिंग हो जाएगा। जैसे मैं इसे लिखता हूं लिख और इसके सामने लिख देता हूं धन ना, जब हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, लिखना। ठीक, लिखना, लिखना किससे बना है, लिख धातु से लिखना बना। इसका मतलब यह है कि अगर मैं इसको मिटा देता हूं, केवल ना रखता हूं, तो ना का कोई मीनिंग नहीं। इसका मतलब यह है कि प्रत्यय का कोई खास मीनिंग नहीं है, लेकिन जब हमको क्रिया का उपयोग करना पड़ेगा तो मतलब क्या बोलते हैं, बेसिक रूप से अमूमन जो है हमें यौगिक धातु वाले क्रिया का उपयोग करना पड़ेगा। जैसे हम सोना शुद्ध उपयोग नहीं करते, उसी प्रकार से हम क्रिया का भी शुद्ध उपयोग नहीं करते, उसमें कुछ मिलाते हैं। और मिलाते क्या है, प्रत्यय मिलाते हैं। स्वतंत्र नहीं लिख देता हूं ना, स्वतंत्र नहीं होता, तो उसमें हम प्रत्यय मिलाते हैं और प्रत्यय मिला करके वो एक नया शब्द बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं यौगिक धातु। ठीक, लेकिन आप कहेंगे, मैं कहूंगा, आप फिर से कहेंगे कि क्या यौगिक धातु वाला जो, जैसे मूल धातु वाला जो है उसका उपयोग होता ही नहीं क्या? तो होता है, कहीं कहीं होता है। जैसे सोना का भी उपयोग कहीं कहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम जो है वो होगा किसका उपयोग, इसी का उपयोग होगा मैक्सिमम, यौगिक वाले का। ठीक, अब यौगिक वाले में भी आप दो प्रकार के देख सकते हैं, पूछ सकता है। यौगिक में दो प्रकार, पहला, सामान्य तौर पर कोई भी जो मूल धातु है उसमें अधिकतर जो उपयोग होता है उसमें हम कहते हैं ना लगाना पड़ता है प्रत्यय, जिसको हम बोलेंगे सामान्य धातु, सामान्य यौगिक धातु।
सामान्य यौगिक धातु जिसमें लास्ट में ना लगा हो। दूसरा जिसको बोलेंगे हम व्युत्पन्न यौगिक धातु। व्युत्पन्न यौगिक धातु कहने का मतलब है कि ना के अलावा कुछ भी लगा हो वह आ जाएगा व्युत्पन्न। जैसे हम कहते हैं लिखना, इसके जगह मैं लिखता हूं लिखवाना, मैं इसके जगह में लिखता हूं लिखाना, आना लगाया, लिखना तो आ गया सामान्य यौगिक धातु में। जैसे मैं यहां पे लिखता हूं लिख धनवाना, हो गया लिखवाना। ये कहां चला जाएगा? ये चला जाएगा व्युत्पन्न में। ठीक, ये आ गया सामान्य में क्योंकि ना लगा है। फिर मैं लिखता हूं लिखाना, लिख धन आना, लिखाना। ये कहां चला जाएगा? ये भी चला जाएगा व्युत्पन्न में। ठीक, ना के अलावा कोई भी प्रत्यय लगेगा, कोई भी आखिरी का शब्द जुड़ेगा, उसे हम कहेंगे व्युत्पन्न यौगिक, और बाकी जो रहेगा उसे ना जिसमें रहेगा उसको कहेंगे हम सामान्य यौगिक धातु। यहां तक बात समझ में आ गई मेरे दोस्त? तो आ गई तो फिर ताली बजाओ अपने लिए और आगे की बात देखते हैं। आगे की बात क्या है? कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता, कर्म और क्रिया के बारे में पहले भी बता चुका हूं, लेकिन फिर एक बार बता देता हूं। जैसे आपके उदाहरण में दिया है रमा खाना बना रही है। ठीक, तो इसमें रमा यानी जो कार्य करने वाला है, कार्य करने वाला होगा कर्ता। ठीक, कार्य करने वाला होगा कर्ता। दूसरा, जो कार्य किया जा रहा है, कार्य जो होगा वो होगा क्रिया। ठीक, तीसरा कार्य जो होगा क्रिया होगा, और तीसरा जो शब्द है कर्ता, जो काम करता है, कर्ता जो काम कार्य करता है उसे हम कहते हैं कर्म। जैसे इस उदाहरण में रमा खाना बना रही है, में रमा जो है क्या काम कर रही है? तो खाना बनाने का काम कर रही है। तो आप अगर वो जो प्रश्न वाला जो बताया था उससे भी आप जा सकते हैं, जैसे इस वाले से, कि अगर हमको इसमें कर्म ढूंढना है तो पूछेंगे कि रमा क्या बना रही है, तो आपको उत्तर चलेगा खाना। तो वहां से आप जान सकते हैं कि ये कर्म है। ठीक, यहां तक बात आपको समझ में आ गई। हमने धातु, मूल धातु, यौगिक धातु दोनों के बारे में पढ़ लिया। अब वो तो एक छोटा सा रूप है जहां से प्रश्न बहुत कम पूछे जाने की संभावना होती, बहुत कम, रेयर चांसेस होते हैं कि मूल धातु और यौगिक धातु से प्रश्न पूछे जाए। कभी कभी आपकी किस्मत अगर खराब रहती है तो आपसे वैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मेन जो प्रश्न पूछा जाता है वो आता है रचना के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। रचना या कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। और इसके अंतर्गत आप दो प्रकार की क्रियाएं पढ़ते हैं। एक क्रिया जिसको आप बोलते हैं सकर्मक क्रिया, जहां से इस भाग से प्रश्न आवश्यक तौर पर पूछा ही जाता है। दूसरा जो प्रकार है जिसको आप बोलते हैं अकर्मक क्रिया। ध्यान रखिएगा, रचना या कर्म के आधार पर हम जब क्रिया के भेद पढ़ रहे हैं, इसका मतलब स का मतलब होता है जिसमें विद्यमान हो। स का सामान्य सा मतलब है विद्यमान होना। स का मतलब क्या है? विद्यमान होना।
और अ का सामान्य सा मतलब होता है अनुपस्थिति से। इसका मतलब अब मैं कह सकता हूं कि अगर मैं सकर्मक क्रिया की बात कर रहा हूं तो यहां पर जो एक कर्म लिखा है, और अकर्मक क्रिया की बात कर रहा हूं तो यहां पर जो कर्म लिखा है, इसका मतलब यह है कि इसमें जो है कर्म विद्यमान होगा, और इस वाले भाग में जो है अकर्मक क्रिया में कर्म विद्यमान नहीं होगा। कर्म होगा ही नहीं। जैसे मैंने अभी बोला कि रमा खाना बना रही है, इसमें हम देखते हैं रमा करता है, खाना कर्म है, बनाना क्रिया है। अगर मैं उसी को कहूं कि रमा बना रही है तो इसमें किसी प्रकार से कर्म आपको नहीं मिलेगा। तो जिसमें कर्म मिलेगा उसको हम बोलेंगे सकर्मक क्रिया, और जिसमें कर्म नहीं मिलेगा उसको हम कहेंगे अकर्मक क्रिया। ठीक, जिसमें कर्म होगा उसे हम कहेंगे एक सकर्मक क्रिया, और जिसमें कर्म नहीं होगा उसको हम कहेंगे अकर्मक क्रिया। दोनों बातें समझ में आ गई, लेकिन अब एक बात और समझनी है, तो हमारा सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक, अगर देखिए कोई भी एग्जाम आप देते हैं, कोई भी परीक्षा देते हैं, तो आप अगर जोड़ के कंसेप्ट को जान जाते हैं, जोड़ के अवधारणा को जान जाते हैं, तो जोड़ के अवधारणा को जानने के बाद आपसे एग्जामिनर 2 धन 2 पूछे कि 2 धन 5 पूछे, 7 धन 12 पूछे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको मालूम होना चाहिए कि जोड़ का कंसेप्ट क्या है। उसी प्रकार से अगर आप सकर्मक और अकर्मक क्रिया के कंसेप्ट को जान जाते हैं तो फिर आपसे कोई भी शब्द पूछे, कोई भी वाक्य पूछे, कुछ भी पूछे, आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आपको सही उत्तर से मतलब है। ठीक है, वाक्य में क्रिया होने के समय कर्ता का प्रभाव अथवा फल जिस व्यक्ति अथवा वस्तु पर पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं, और सकर्मक क्रिया जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, अर्थात कर्म की प्रधानता रहती है, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो पहला पॉइंट हमने देखा कि इसमें कर्म विद्यमान होगा, और दूसरा पॉइंट हमने देखा कि क्रिया का जो फल है, अभी हम समझेंगे, क्रिया का फल जो है वह कर्ता पर न पड़ के किस पर पड़ेगा, कर्म पर पड़ेगा, उसे हम कहेंगे सकर्मक क्रिया। इसमें क्रिया का फल कर्म पर न पड़ के किस पर पड़ेगा, कर्ता पर ही पड़े, तो उसे हम कहेंगे अकर्मक क्रिया। क्योंकि क्रिया का फल जो है कर्म पर पड़ने की कोई पड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि सबसे पहली बात ऊपर में ही लिख दिया है कि कर्म विद्यमान ही नहीं होता, तो कर्म पर फल कैसे पड़ेगा। ठीक, जैसे मैं कहता हूं, एक वाक्य बोलता हूं, या फिर एक कुछ कुछ शब्द लिख करके पढ़ के देखते हैं। जैसे मैं कहता हूं राकेश राकेश पुस्तक पढ़ता है। दूसरा शब्द लिखता हूं, वाक्य लिखता हूं राकेश पढ़ता है। तीसरा लिखता हूं पढ़ता है। ठीक, तीनों लिखा। अब आपको देखना है कि किसमें कर्म है, किसमें कर्म नहीं।
ठीक। या फिर और भी देखता हूं, श्याम फिल्म देख रहा है। दूसरा लिखता हूं, श्याम देख रहा है। तीसरा लिखता हूं, देख रहा है। अब पहले वाले ऑप्शन को देखते हैं, पहले वाले विकल्प को देखते हैं। राकेश ने पुस्तक पढ़ी, क्या इसमें कर्म है? तो मैं कहूंगा हाँ, ये कर्ता है, ये क्रिया है और ये है कर्म, यानी कर्म इसमें विद्यमान है। तो मैं कहूंगा हाँ, कर्म है। ठीक। दूसरा देखते हैं कि दूसरे वाले में क्या कर्म है। तो ये कर्ता है, ये क्रिया है और ये तो सहायक क्रिया है, ये भी सहायक क्रिया है, तो इसमें कर्म नहीं। तीसरा देखता हूं, पढ़ता है, इसका मतलब ये क्रिया है और ये सहायक क्रिया है, इसमें भी कर्म नहीं। ठीक। श्याम फिल्म देख रहा है, मतलब श्याम कर्ता हो गया, फिल्म जो हो गया कर्म हो गया, देख मतलब क्रिया हो गया और रहा है मतलब सहायक क्रिया। तो यहां पर फिल्म जो है वो कर्म है, इसका मतलब ये कर्म वाला है। श्याम देख रहा है, इसमें श्याम कर्ता हो गया, देखना, देख रहा है, देखना मतलब ये क्रिया हो गया और रहा है सहायक क्रिया, यानी इसमें भी कर्म नहीं है। देख रहा है, इसमें भी कर्म नहीं। यानी पहले परिभाषा के अनुसार या पहले तरीके के अनुसार, पहले उसके अनुसार मैं कह सकता हूं, पहले कंडीशन के अनुसार, पहला कंडीशन कहां से लाया? पहला कंडीशन ये लाया कि सकर्मक क्रिया में कर्म विद्यमान होगा, अकर्मक क्रिया में कर्म विद्यमान नहीं होगा। ठीक। सकर्मक क्रिया में कर्म विद्यमान होगा और अकर्मक क्रिया में कर्म विद्यमान नहीं होगा। तो पहले कर्म की विद्यमानता के अनुसार मैं कहूं तो मैं कह सकता हूं कि यह सकर्मक क्रिया है और ये सब बाकी जो है वो अकर्मक क्रिया है। ठीक। और यह भी सकर्मक क्रिया है। अब कुछ और बातें आगे बढ़ता हूं, थोड़ा सा और देखूं तो फिर और भी चीजें ज्ञात होंगी। कैसे ज्ञात होंगी? अब दूसरा कंडीशन हमको देखना है। दूसरा कंडीशन क्या देखना है कि क्या क्रिया का फल कर्ता पर पड़ रहा है कि कर्म पर पड़ रहा है। तो बाकी के जो दो उदाहरण है इसमें तो कर्म है ही नहीं, तो इसमें फल पड़ने की आवश्यकता ही नहीं। तो दूसरा जो कंडीशन है उसको देखें, राकेश पुस्तक पढ़ता है। तो जब राकेश पुस्तक पढ़ रहा है, जैसे मैं कहता हूं कि मैं यह पन्ना पढ़ता हूं, राकेश पन्ना पढ़ता है, तो जो पढ़ने का प्रभाव है वो कहां पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है। जैसे एक और भी उदाहरण देखता हूं, जैसे अगर इसको और भी समझना है तो समझेंगे। अभी श्याम फिल्म देख रहा है, तो श्याम देख रहा है फिल्म, यानी फिल्म पर प्रभाव पड़ रहा है। अब इसको नहीं समझे, चलो फिर से समझाता हूं। इस चीज को नहीं समझे, बहुत अच्छी बात है, मत समझो, आगे समझा देता हूं। मैं एक उदाहरण लेता हूं, एक बॉक्स लेता हूं। ठीक। एक बॉक्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 जो है ये आम है, बॉक्स में 12 आम। ठीक। अब मैं एक उदाहरण लेता हूं क्रिया का। जैसे मैं कहता हूं मोहन खा रहा है। ठीक। फिर दूसरा लिखता हूं, कहता हूं मोहन आम खा रहा है। ठीक। यहां पर देखता हूं तो ये कर्ता हो गया, ये क्रिया हो गया, ये सहायक क्रिया हो गया, यानी इसमें कर्म तो नहीं है। कर्म नहीं है मतलब ये क्या हो गया? अकर्मक क्रिया हो गया। सकर्मक क्रिया में मैंने दो बातें बताई कि उसमें कर्म होगा और कर्म के साथ साथ जो क्रिया होगा उसका फल जो होगा कर्ता पर न पड़ के कर्म पर पड़ेगा। ठीक। जैसे यहां पर देखता हूं मोहन आम खा रहा है, मान लेता हूं मोहन इस कमरे में है। ठीक। मोहन इस कमरे में है और यहां पर इस प्रकार से 12 आम रखे हुए हैं। मैं मोहन को बंद करके चला गया, मोहन 3 दिन तक उस कमरे में बंद रहा। फिर मैं कहता हूं कि मोहन आम खा रहा था।
या मोहन ने आम खाया, कुछ भी कहता हूं, फिलहाल मैं ऐसा करता हूं कि मोहन को इस कमरे में बंद किया और एक कांच के उस पर कांच लगा है और कांच के उस पार से मैं ऐसे देख रहा हूं, ठीक, कांच के इस पार से देख रहा हूं कि मोहन अंदर है और आम खा रहा है। मैं किसी को बताता हूं मोहन आम खा रहा है, लेकिन मेरी आवाज अंदर इसलिए नहीं आती क्योंकि कांच लगा हुआ है। तो मोहन मजे से आम खा रहे, तो मोहन आम खा रहे, क्लियर है। अब मोहन आम जैसे खाएगा, एक आम खाया मोहन, तो क्या मोहन के क्रिया का प्रभाव इन 12 आमों पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आप कहेंगे जरूर सर पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही मोहन पहला आम खाएगा तो आम कम हो जाएंगे। प्रभाव क्या पड़ा कि आम कम हो रहे हैं, ठीक। बस इसी उदाहरण को समझ लेना। दूसरा आम खाया, आम 2 और कम हो रहे हैं। तीसरा खाया और 10वां खाया और कम, 11वां खाया और 12वां खाया तो पूरा खत्म हो गया। इसका मतलब मोहन के खाने का प्रभाव इस आम पर पड़ा। तो मैं कह सकता हूं ना कि यहां पर जो क्रिया का प्रभाव है, यह क्रिया का प्रभाव कहां पड़ रहा है, तो कह सकते हैं कि कर्म पर पड़ रहा है, न कि कर्ता पर। तो क्रिया का प्रभाव, क्रिया क्या है, खा रहा है, और कर्म क्या है, आम की कमी हो रही है, तो हम बोलेंगे क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया है। तो ये 2 पॉइंट हमको जरूर ध्यान रखने हैं। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया की पहचान जब हम करेंगे तो हमको यह पता होना चाहिए कि सकर्मक क्रिया क्या होते हैं और अकर्मक क्रिया क्या होते हैं। केवल 2 बिंदुओं से ही हम इसकी पहचान कर लेंगे। एग्जाम में प्रश्न अभी आएगा तो आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और भी उदाहरण दिए गए हैं जिसको आप जरूर समझिएगा। तो लगभग मोटा मोटी हम लोग सकर्मक और अकर्मक क्रिया को देख लिए हैं। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अभी हम लोग सकर्मक क्रिया देख लिए ना। तब कर्म क्रिया के 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, कर्म हो और कर्म की प्रधानता हो, अर्थात फल जो है वो कर्म पर पड़े, कर्ता पर ना पड़े, उसे हम कहेंगे सकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया भी 2 प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ सकर्मक क्रिया को देखेंगे तो यह 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 प्रकार? एक प्रकार जिसमें एक सकर्मक होगा, जिसको आप बोलेंगे एक कर्मक, और दूसरा जिसका नाम होगा द्विकर्मक। द्विकर्मक, एक कर्मक होने का मतलब यह है कि एक कर्मक जैसा शब्द बता रहा है कि इसमें एक कर्म होगा, और द्विकर्मक में पता है कि 2 कर्म होंगे। तो जहां पर 2 कर्म होंगे वहां पर द्विकर्मक होगा, और जहां पर एक कर्म होगा वहां पर एक कर्मक क्रिया होगा। स्पष्ट है बात? नहीं है तो और स्पष्ट करते हैं। चलिए पहले एक कर्मक क्रिया को देखते हैं। जिस सकर्मक क्रिया में केवल एक ही कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक। जैसे एक उदाहरण देखता हूं एक कर्मक क्रिया का। पहला एग्जाम्पल, इसमें इसका क्या है, इसमें एक ही कर्म होगा, इसमें 2 कर्म होंगे। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल कहता हूं कि रमेश, या फिर जो भी नाम था, अभी क्या नाम था उसी नाम को ले लेते हैं, मोहन आम खा रहा है। कितने कर्म है इसमें? एक ही कर्म है, आम एक ही कर्म है, केवल एक कर्म, यानी यह एक कर्मक क्रिया हो गया। एग्जाम में आपसे पूछेगा कि कौन सा एक कर्मक क्रिया का उदाहरण है, कौन सा द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण है, और खासकर जब द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण आएगा तो वहां पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक। जैसे श्याम फिल्म देख रहा है, नौकरानी झाड़ू लगा रही है, उसमें एक ही झाड़ू जो है वो कर्म है। श्याम फिल्म देख रहा है में फिल्म कर्म है, ठीक।
अब हम लोग देखते हैं द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया मतलब इसमें दो प्रकार के कर्म होंगे, दो कर्म होंगे। तो इसमें जो दो कर्म होंगे उसको हम एक कर्म को कहेंगे गौण कर्म। गौण मतलब सेकेंडरी कर्म। मजेदार बात यह है कि ये गौण कर्म तो होगा, सेकेंडरी कर्म इसका नाम होगा, लेकिन यह वाक्य में पहले ही आ जाएगा। जब भी हम वाक्य का प्रयोग करेंगे तो यह पहले आ जाएगा। गौण कर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह जो मुख्य क्रिया होती है उस मुख्य क्रिया से दूर रहता है। गौण इसलिए कहते हैं क्योंकि यह क्या होता है, मुख्य क्रिया से दूर होता है। और साथ में इसमें विभक्ति का भी प्रयोग किया जाता है। विभक्ति मतलब क्या बोलते हैं उसको, कारक, विभक्ति के साथ होता है, इसीलिए मैं इसको कहता हूं विभक्ति सहित। ठीक, मुख्य क्रिया से दूर होता है और विभक्ति के साथ होता है, उसे हम कहेंगे गौण क्रिया। ठीक, दो क्रिया जो कि सबसे पहले जो क्रिया आएगी वो गौण क्रिया ही आएगी, दूसरा गौण कर्म आएगा, दूसरा जो कर्म होगा जिसको आप बोलेंगे मुख्य कर्म। मुख्य कर्म की पहचान क्या होगी कि यह जो मुख्य कर्म जो होगा वह क्रिया से, क्रिया के पास रहेगा, साथ ही साथ विभक्ति रहित रहेगा, यानी विभक्ति का रहित, यानी विभक्ति का इस्तेमाल इसमें नहीं हुआ रहेगा, उसको हम कहेंगे मुख्य क्रिया। ठीक, तो जो पास है वह मुख्य है, जो दूर है वह गौण है। आपके लिए भी जो आपके साथ है वो आपके लिए अच्छा महत्व रखता है, जो दूर है वो आपके लिए बस दूर के रिश्तेदार हो गए। जो पास के रिश्तेदार होते हैं वो आते हैं तो अलग ही मामला होता है, हलवा बनता है, नमकीन छानी जाती है, भजिया बनता है, चटनी बनती है, रात का खाना भी बन सकता है, मछली भी बन सकता है, मुर्गा भी बन सकता है, अंडा भी बन सकता है, मन किया तो बकरा भी बन सकता है। लेकिन जो दूर के रिश्तेदार हैं वो आते हैं तो बस चाय और मिक्सचर या फिर पार्ले जी बिस्किट, यही चलता है। ठीक, तो जो दूर के हैं वो गौण है, जो पास के हैं वो मुख्य, इसीलिए तो उनके लिए मछलियां तली जाती हैं। ठीक, जो नॉन वेजिटेरियन नहीं होंगे, मतलब वेजिटेरियन होंगे, तो अपने धर्म को भ्रष्ट न करेंगे। मेरी बातों को मतलब ऐसा मत सोचेंगे मैं उनका धर्म भ्रष्ट करना चाहता हूं, लेकिन हाँ बोल दिया तो बोलने से नहीं होता कुछ। आप लोग बस अपना जो भी है बनाए रखें, मैं तो बस मजाक मजाक में बोल दिया। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आ गई कि विभक्ति होगा और विभक्ति के साथ जो रहेगा और जो दूर रहेगा वो गौण होगा और दूसरा मुख्य होगा। ठीक, कर्म से दूर रहेगा। जैसे मैं कहता हूं, एक उदाहरण लेता हूं एग्जाम्पल के तौर पर, कहता हूं नौकरानी फिनाइल से पोछा लगा रही है। ऐसा वाक्य बोलता हूं कि नौकरानी फिनाइल से पोछा लगा रही है। अब यहां पर देखें, अगर इसको थोड़ा डिवाइड करते हैं तो ये आप कहेंगे कि यह है कर्ता भैया, फिनाइल एक हो गया भैया कर्म हो गया, दूसरा कहते हैं मालिक कि ये पोछा भी तो कर्म हो गया, और ये तो क्या हो गया, क्रिया हो गया, और यह हो गया सहायक क्रिया। तो मजा तो अब आ गया कि इसमें दो क्रिया हो, दो कर्म हो गए। तो मैंने क्या कहा कि जो अब इसमें आपसे पूछे कि इसमें गौण कर्म कौन सा है, मुख्य कर्म कौन सा है, तो कहेंगे कि जो क्रिया से दूर होगा वह गौण होगा, और उसमें आवश्यक तौर पर कारक के शब्दों, कारक चिन्हों का इस्तेमाल हुआ होगा। जैसे कारक चिन्ह से संबंध को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो मैं कह सकता हूं कि यह जो फिनाइल से, जो मतलब ये फिनाइल जो है वो क्या हो गया, ये हो गया
गौण। गौण हो गया, हो गया ना गौण, गौण क्रिया, गौण कर्म हो गया। दूसरा क्या कहूं, पोछा। पोछा क्यों मुख्य मानूंगा इसको, मुख्य मानने का कारण क्या है, तो मुख्य मानने का एक ही कारण है कि पहला बात यह क्रिया के पास है, और दूसरा इसमें किसी प्रकार के कोई विभक्ति का प्रयोग, किसी प्रकार से कोई कारक का प्रयोग, कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसे हम कहेंगे मुख्य क्रिया। क्लियर है, क्लियर। तो अब हम लोग समझ गए कि एक कर्मक क्रिया क्या होता है, द्विकर्मक क्रिया क्या होता है, और द्विकर्मक क्रिया में किसे हम मुख्य क्रिया और किसे हम गौण क्रिया मानते हैं। जैसे मैंने एक और उदाहरण लिखता हूं यहां पर, जिससे और भी चीजें थोड़ी स्पष्ट हो जाएं। एक उदाहरण आपके में लिखा गया है, उसी को लिख देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 लिखा है, ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई। ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई। ऐसे शब्द जब मैं प्रयोग करता हूं, कुत्ते देखो, कहीं चोर आने पे आपके काम आए चाहे ना आए, भौंके चाहे मत भौंके, चोर चुरा के ले जाए, लेकिन कुत्ते हिंदी व्याकरण पढ़ने में बहुत काम आते। कुत्ता का कुत्ते, कुत्ता जातिवाचक संज्ञा, कुत्ता ये, कुत्ता वो, कुत्ता रोटी भी खा रहे। ठीक, चलिए यहां पर देखते हैं, ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई। यहां पर कर्ता कौन है, कर्ता है ममता, क्योंकि यही कार्य करने वाली है, इसीलिए हम इसको कहेंगे कर्ता। समझ में आया। फिर कहता है ममता ने, तो ने तो कुछ नहीं, चलो दूसरा कहता है खिलाई। खिलाना क्या है, खिलाना क्या है, यही है क्रिया, और जो क्रिया के पास होगा वो कौन सा कर्म होगा, वह होगा मुख्य कर्म, तो यह मुख्य कर्म हो गया। ठीक, अब दूसरा कर्म कौन सा है, तो कुत्ते को, कुत्ते और को कैसे जाना मैं, क्योंकि यह दूर कर वाला कर्म है। कर्म क्यों है, क्योंकि इसमें क्या बोलते हैं, कर्म पर फर्क पड़ेगा। ठीक, रोटी खाया कुत्ता तंदुरुस्त हो जाएगा ना, तो कुत्ते को रोटी खिलाई, तो ये दूसरा कर्म हो गया, और इसको हम बोलेंगे गौण कर्म। गौण कर्म की पहचान क्या है, तो पहला तो वह दूर है क्रिया से, और दूसरा क्या है, उसमें विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम लोग देखते हैं जिसको हम बोलेंगे अकर्मक क्रिया, जिसको हम लोग पढ़ लिए हैं। अकर्मक क्रिया के बारे में हम लोग पढ़ ही चुके हैं, तो फिर क्या है, जिसमें क्रिया नहीं, मतलब कर्म नहीं होगा, उसको अकर्मक क्रिया बोलेंगे। ठीक, वो तो देख चुके हैं। तो इसमें कर्म का फल किस पर पड़ेगा, कर्ता पर ही पड़ेगा, क्योंकि कर्म तो है ही नहीं। जैसे श्याम सोता है, अकर्मक क्रिया का एक उदाहरण हुआ, तो फर्क किस पर पड़ा, श्याम के सोने पर ही फर्क पड़ा, मतलब श्याम पर ही फर्क पड़ा। जैसे राकेश पढ़ता है, तो राकेश पर ही फर्क पड़ रहा है, कोई कर्म नहीं है, तो हो गया अकर्मक क्रिया, जिसको हम लोग देख चुके हैं, तो दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान। क्या पहचान कह रहे हैं, चलो देख लेते हैं। ठीक, नहीं तो ये तो सुब्रमण्यम स्वामी टाइप का क्लास हो जाएगा। वो भी क्या पहचान करेगा, मैं मोदी तो पूरा बर्बाद कर दिया है, ऐसा बोलता है। देखना उसका इंटरव्यू, वही है जो कि निपटाएगा, देखना एक दिन उस पार्टी को। सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान, तो सकर्मक क्रिया क्या, किसे या किसको प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिल जाता है तो सकर्मक हो, यदि न मिले तो अकर्मक हो। क्या, किसे और किसको, करके देखते हैं, पहचान देख लेते हैं। 3 प्रश्न कहता है क्या, दूसरा किसे, और तीसरा किसको। ठीक,
अगर इसका उत्तर मिल गया तो हम मानेंगे कि यह सकर्मक क्रिया है, और इसका उत्तर नहीं मिला तो अकर्मक क्रिया है। जैसे राम फल खा रहा है, पहला प्रश्न देखते हैं, राम क्या खा रहा है? उत्तर फल, सही, सकर्मक क्रिया। सीमा रोती है, सीमा रोती में सीमा क्या रोती है? नहीं आ रहा है। सीमा किसे रोती है? नहीं, किसको रोती है? नहीं आ रहा है, तो अकर्मक क्रिया हो गया। ठीक, ठीक, किसे मारा, क्यों मारा, ये सब ठीक। अब सकर्मक और अकर्मक क्रिया के कुछ वो भी दिए गए हैं उदाहरण, जिसको आप देख लेंगे। कहते हैं सूरज उगता है, अकर्मक क्रिया है क्योंकि उगने का असर जो है सूरज पर ही पड़ रहा है। मोहन, अच्छा आपके में नहीं होगा ये, शायद इसको एडिट करा है बाद में, ठीक है। सूरज उगता है तो उगने का असर सूरज पर ही है, एक शब्द लिखा। दूसरा वाक्य लिखा मोहन सेब खाता है, तो यहां पर जो कर्म है वो सेब है, सेब पर असर पड़ रहा है, सेब खाएगा तो सेब खत्म हो जाएगा, जैसे आम खा के खत्म कर दिया मोहन। जी घबराता है, सकर्मक अकर्मक हो गया। ठीक, विपदा मुझे घबराती है, तो यहां विपदा क्या हो गई? कर्ता हो गई। मुझे घबराती है, मुझे मैं क्या हो गया? मैं हो गया कर्म, और घबराना हो गया क्रिया। ठीक, वह लजा रही है, वह तुम्हें लजा रही है। अगर वह लजा रही है तो खुद ही लजाए, जो भी करना है करे, खुद में ही है, किसी पर फर्क नहीं डाल रही। लेकिन वह तुम्हें लजा रही, तुम्हें लजवाने का काम कर रही, तो भैया वो तो कर्ता हो गए लजवाने वाले, और आप हो गए लजाने वाले, आप पर फर्क पड़ रहा है, आप कर्म हो गए। ठीक है, तो ये बस हो गया। चलिए, तो यहां तक है एक चीज। तो अब बाकी देखते हैं हम लोग अगली कक्षा में। यहां तक हम लोग इसको खत्म कर रहे हैं, बाकी हम लोग अगली कक्षा में चीजों को आगे कंटिन्यू करेंगे सोच रहा हूं, और उसी में हम सब एमसीक्यू वगैरह भी करेंगे। कोई टेंशन नहीं लेना है, कंप्लीट हो जाएगा। नमस्कार।